नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आनंद मंत्र के खास सेगमेंट एच यू प्लस में और मैं हूं आपके साथ अमृता। इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि इस फील्ड में जाने के लिए आपको अपना करियर कैसे बेहतर बनाना होता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन में कुछ करना तो चाहते हैं पर उन्हें ही सही दिशा नहीं मिल पाती है। तो इस सेगमेंट में हम एक्सपर्ट से बात कर आपको आपकी उलझनों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एच यू प्लस में कि कैसे नीट एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नारायण सिंह राजपूत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है नारायण जी हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नीट एग्ज़ाम आखिर कहते किसे हैं? ये जो बच्चे होते हैं जिन्हें जो अपने मेडिकल साइंस की फील्ड में करियर बनाना होता है, मेडिकल साइंस में आपका MBBS कोर्स आ जाता है, आपका डेंटल कोर्स आ जाता है। इन सारे कोर्सेज में जिन बच्चों को फ्यूचर बनाना होता है वो नीट एग्ज़ाम फेस करते हैं ताकि उसको क्रैक करके वो आगे MBBS परस्यू कर सकें और मेडिकल साइंस में अच्छा करियर बना सकें, BDS परस्यू कर सकें। नीट एग्ज़ाम इन बच्चों के लिए होता है। नारायण जी, अगर मैं जानना चाहूँगी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो कैसे कोई भी बच्चा अपने आप को ये जान सकता है कि मैं किस एग्ज़ाम में बैठने लायक योग्य हूँ या नहीं? ठीक है, मैं इस पूरे चर्चा के दौरान, कार्यक्रम के दौरान आप सबको, जो हमारे दर्शकगण हैं उनको बहुत सारी ऐसी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा जिसको लेके दोनों, जो अभिभावक होते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं, वो दोनों ही परेशान होते हैं। और अगर ये जानकारी उन तक पहुंचती है, इस जानकारी का वो उपयोग करते हैं, तो ये जानकारी जो भी अभी मैं उनको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, अपन प्रोवाइड कराने वाले हैं इस कार्यक्रम के थ्रू, वो उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो सकती है। जैसे कुछ मुद्दों पे, कुछ विषयों पे उनको जानकारी मिलेगी इस पूरी कार्यक्रम के दौरान। अगर मैं उसे हाईलाइट करूँ, जैसे वो अपनी स्कूल एजुकेशन के बारे में जान जाएंगे। मैं जो उनको जानकारी दूंगा, उन्हें अपनी स्कूल एजुकेशन जो क्लास 1 से क्लास 12 तक होती है उसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। दूसरा कि आज के समय में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्वता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, जिसको मैं बोलूँ इम्पोर्टेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नाउ डेज, उसके बारे में इन्हें थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उनको एक की मिल जाएगी टू क्रैक एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो कोई भी हो, 11th-12th के लेवल वाले हों, ग्रेजुएशन वाले हों, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हों, उनको एक की अपन इस कार्यक्रम के थ्रू दे सकते हैं। इस जानकारी के थ्रू उनको की मिल सकती है टू क्रैक एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चौथे नंबर पे मैं आऊँगा और दो जो पढ़ाई के अप्रोचेस हैं, सब्जेक्टिव और कॉम्पिटिटिव, उनके बारे में हम उनको थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। और फिर जो एक सोसाइटी में प्रीवेलेंट है, एक इंटेलिजेंट और डफर बच्चे की थ्योरी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं उस पे लाइट डालना चाहूँगा कि कहाँ पे वो जो अभिभावक गण होते हैं वो गलत होते हैं, कहाँ पे बच्चे की समझ में प्रॉब्लम आ जाती है। तो पूरा जो आधे घंटे का मैं आपसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, दर्शकों से जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, उन्हें इन विषयों पे सारी जानकारी मिल जाएगी अगर वो ध्यान से इस चीज़ को सुनेंगे तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से कि क्या होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने की, वेदर इट बी जेई, वेदर इट बी नीट, और ग्रेजुएशन के लेवल पे गेट हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे आपका नेट हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा उसको क्रैक करने की क्या होती है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में बताता हूँ। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में एक चीज़ हमेशा यहाँ पे दर्शकों को याद रखनी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक रूल होता है, जो एक निकाल सकता है वो सारे निकाल सकता है, और जो एक नहीं निकाल सकता वो कोई नहीं निकाल सकता। अगर आप एक से भागोगे तो आपको सबसे भागना पड़ेगा। आप सोचोगे कि 12वीं के लेवल पे हम नीट नहीं देंगे, हमें बड़ा डर लग रहा है, हम ग्रेजुएशन में जाके गेट दे लेंगे, तो फिर आप वहां पे भी भाग जाओगे। फिर ग्रेजुएशन होगा तो आप सोचोगे नहीं चलो हम गेट नहीं दे रहे हैं, अब हम पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे नेट देंगे, तो आप वहां से भी भाग जाओगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का रूल है, आप एक निकाल सकते हो तो आप सारे निकाल सकते हो। कई सारे उदाहरण हैं जो IITians होते हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, बहुत सारे हैं ये उदाहरण के तौर पे कि वो IIT में जाते हैं, देन IIT के बाद फिर वो कैट क्लियर करते हैं, देन फिर वो UPSC देते हैं तो वो क्लियर करते हैं, फॉरेन जाने के लिए कोई एग्जाम देते हैं तो वो सब क्लियर कर जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के इस रूल को सब लोगों को जानना जरूरी है कि अगर आप एक से भागे, कई बच्चे डर के भागते हैं, वो सोचते हैं कि अभी जैसे बला टले फिर तो हम आगे देख ही लेंगे, लेकिन अगर आप एक से भागोगे तो सबसे भागोगे। तो की मैं आपको प्रोवाइड करूंगा टू क्रैक एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेकिन उसके पहले मैं इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आज के समय में। ध्यान रखिएगा, अगर आपको अपने जीवन में, मैं जीवन से जोड़ के चल रहा हूं, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक बार जरूर क्रैक करना होगा। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, मैं 5 बार PhD कर लेता हूँ, आप 5 बार PhD कर लो, कोई हमारी गारंटी नहीं ले रहा कि इनकी स्टेबल जॉब लग जानी है।
5 बार पीएचडी करने के बाद भी स्टेबिलिटी की गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन किसी भी लेवल पे निकालते हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे स्टेबिलिटी आएगी। आप 12वीं के लेवल पे नीट निकाल लीजिए, आप डॉक्टर का कोर्स परस्यू करेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। हमारे देश में जितने डॉक्टर्स की जरूरत है उतने डॉक्टर्स है ही नहीं, तभी तो वो बार बार हड़ताल पे बैठ जाते हैं और सरकार को झुकना पड़ता है। अगर जरूरत से ज्यादा होते तो वो उनको टर्मिनेट करके, डिसमिस करके दूसरों को नौकरी दे देते। तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। या आप जेई निकाल के आईआईटीज में पढ़ने जाते हैं तो वहां पे तो कंपनीज आपके पीछे भागती हैं, आपको नहीं भागना होता है, तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। चलिए, आप ग्रेजुएशन के लेवल पे देना चाहते हैं, 12वीं के लेवल पे नहीं देना चाहते हैं, तो गेट दे लीजिए, यूपीएससी दे लीजिए, बैंकिंग सेक्टर का कोई दे लीजिए। इतने तमाम गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जामिनेशन होते हैं, एक आप क्वालिफाई करेंगे और दूसरी साइड आपकी परमानेंट जॉब लग जाएगी, इससे एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। आप ग्रेजुएशन के लेवल पे नहीं देते हैं, पीजी के लेवल पे नेट दीजिए, देन आप प्रोफेसर बन जाएंगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपको जीवन में स्टेबिलिटी चाहिए तो कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप क्रैक कर लीजिए, आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। अदरवाइज आप डिग्रियों से अपनी फाइल भर लीजिए, अपना कमरा भर लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। दूसरी चीज, एक चेंज ऑफ टाइम को समझने की जरूरत है यहाँ पे दर्शकों को। 1970, 80, 90 में क्या होता था, नंबरों के बेसिस पे बहुत सारी चीजें होती थी। किसी ने कोई डिग्री कर ली, जॉब लग जाती थी, किसी ने बहुत सारे नंबर पा लिए, कॉलेज मिल जाते थे। लेकिन आज के समय में ये है कि पहले की बात जो मैंने आपको बताई कि डिग्रीज कर लो, आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी, आप खूब सारे नंबर ले आओ, आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन चेंज ऑफ टाइम समझिए कि अब अगर आपको कोई रेप्यूटेड कॉलेज इंडिया में चाहिए, मैं रेप्यूटेड कॉलेज की बात कर रहा हूं, तो आपको कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पहले फेस करना पड़ेगा। अगर आपको कोई रेप्यूटेड यहाँ पे जॉब चाहिए, पहले डिग्रीज के बेसिस पे मिल जाती थी, पहले नंबर के बेसिस पे रेप्यूटेड कॉलेज मिल रहे थे, अब यू हैव टू राइट एटलीस्ट एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको कोई रेप्यूटेड कॉलेज चाहिए। अगर अब आपको कोई रेप्यूटेड जॉब चाहिए तो भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू लगेगी। फॉर एग्जांपल, पहले देखिए सेना में भर्ती कैसे होती थी, पेपर में ऐड निकला कि लाल परेड में दौड़ने आ जाओ, दौड़ने चले गए, जो दौड़ गया उसको ले गए। लेकिन अब अगर आपको सेना में सिपाही या पुलिस में भी डिपार्टमेंट में महकमे में सिपाही बनना है तो यू हैव टू राइट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। खैर, सिपाही बनने के लिए मतलब बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल पे चेक करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 20-30 साल पहले, अच्छा ये अभिभावक गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि समय वही चला आ रहा है, जिस समय वो पढ़े हुए हैं वो इसी समय के पढ़े होते हैं, तो वो इस चीज को गलत इंटरप्रेट कर जाते हैं कि वही समय चल रहा है और बच्चों को भी उसी राह पे उतार देते हैं। तो उनको ये चेंज ऑफ टाइम समझने की जरूरत है कि प्रेजेंट एज इज एन एज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ चलना ही होगा। एक गलती जो अभिभावक करते हैं, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, 8वीं तक तो वो बच्चे को छोटे ही मानते हैं, फिर जैसे 9वीं में आता है उस पर बोल देते हैं। सब लोग करते हैं, आपके साथ भी किसी ने किया होगा कि बेटा इतने परसेंट लाना है, अब ये इंपॉर्टेंट क्लास है। 10वीं में आते हैं, फिर वो बोलते हैं बेटा 10वीं तो बोर्ड है, सोसाइटी वालों के रिश्तेदारों के फोन आएंगे, नाक नहीं कटनी चाहिए, इतने परसेंट तो आनी चाहिए। 11वीं में भी वो एक नंबर का बोझ उन पे डाल देंगे, 12वीं तो सबसे बड़ी क्लास मान के उनको बोल ही देते हैं 90% लाना है। अच्छा, होता क्या है, अभिभावकों की भी गलती नहीं है। जैसे जिसका मकान बन रहा होता है वो सड़क पे चलते समय सड़क कम मकान ज्यादा देखता है, वैसे ही जिनका बड़ा बच्चा जिस क्लास में होता है उनको जानकारी उतनी ही होती। फिर बच्चा जब 12वीं पास कर जाता है, सब लोग नंबर के पीछे भगा रहे होते हैं तो वो भी भगाने लगते हैं। जब बच्चा 12वीं पास कर जाता है तो उनके कान में धीरे से इंफॉर्मेशन आती है कि नीट भी होता है या जेई भी होता है, तो फिर वो बच्चे को बोलते हैं अब जाओ नीट निकालो, हम तुम्हें बड़ी कोचिंग में बड़े शहर में भेज दे रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि जो नंबर लाने की अप्रोच है, ये एक अप्रोच वाला जो मैंने सब्जेक्टिव। जी नारायण जी, हम आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में और जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है आनंद मंत्र के खास सेगमेंट एड्यू प्लस में।
नारायण जी, इससे पहले हमने बात की थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में। अगर हम बात करें सर नीट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में, तो वो देने के लिए 11th और 12th में पढ़ना और अपनी पढ़ाई का बेस बनाना, मजबूत करना इतना ज़रूरी क्यों है? हाँ, ये भी जो अपनी चर्चा चल रही है उसमें एक विषय मैंने बताया था कि नो ईयर स्कूल एजुकेशन, तो उसमें उस पार्ट में आपको इस सवाल का आंसर, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, आपको मिल जाएगा दर्शकों को। मैं कहाँ पे था, मैं यहाँ पे था, मैं आपको इम्पोर्टेंस बता रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आज के समय में। तो वही मैंने बताया, कोई भी रेप्यूटेड कॉलेज, आपको अगर लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए तो कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अब आपको देना ही पड़ेगा। हर रेप्यूटेड कॉलेज, हर रेप्यूटेड जॉब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पीछे ही है। इसलिए मैंने पहले बताया, एक से भागोगे तो सबसे भागोगे, सबसे भागोगे तो लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। वही थोड़ी सी एक गलत अप्रोच मैंने बताई, गलत सोच आपको बता रहा था कि आज के ये जो चेंज ऑफ टाइम है, ये बच्चों को, ये दर्शकों को, ये अभिभावकों को समझना पड़ेगा कि पहले नंबर लाने पे रेप्यूटेड कॉलेज मिल जाते थे, पहले डिग्रीज करने से जॉब मिल जाती थी, लेकिन अब रेप्यूटेड कॉलेज चाहिए या आपको कोई रेप्यूटेड जॉब चाहिए तो यू हैव टू राइट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो वहाँ पे मैं बता रहा था वो कहाँ पे गलती कर जाते हैं, चेंज ऑफ टाइम को नहीं समझते, वो अपने टाइम की चीज़ें ही लेके बच्चों पे स्ट्रेटजी बना के चलते हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में उन्होंने बोला नंबर लाओ, फिर एकदम से आप बोल रहे हो कि जाओ अब नीट निकालो, जेई निकालो। ये बच्चे के लिए टोटल इम्पॉसिबल है। इट इज़ लाइक आपने उसे भोपाल से इंदौर तक पहले चलने को कहा 4 साल, फिर वो इंदौर के नज़दीक पहुंच गया, तो अब आप बोल रहे हो कि भोपाल से इटारसी पहुंच जाओ 10 मिनट में। कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। ये दो अलग अलग अप्रोचेज हैं नंबर लाने की। सब्जेक्टिव अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, जो चौथा मैंने विषय बताया, सब्जेक्टिव वर्सेस। अच्छा नारायण जी, कई बार ऐसे भी देखने में आता है कि जब कोई भी स्टूडेंट किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई करता है तो उसके साथ साथ 3-4 एग्जाम्स भी दे रहा होता है कॉम्पिटिटिव, लेकिन ये कहाँ तक सही है? इतने कम समय में एक स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा आ जाता है, तो ये कहाँ तक सही और किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए? जैसे कि मैंने बोला, आज का समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, तो सभी लोगों को देना होगा, सभी लोग देंगे तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर आप एक साथ अलग अलग स्ट्रीम के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप पूरी फेल होने की तैयारी कर रहे हो। आपको एक स्ट्रीम के जो भी सारे होते हैं, जैसे जो बायो स्ट्रीम का है वो नीट दे सकता है, एम्स दे सकता है, जिपमर दे सकता है, तो एक ही स्ट्रीम के सारे आप दे सकते हो, लेकिन अलग अलग स्ट्रीम के नहीं दे सकते कि आप नीट की भी तैयारी कर लो, साथ में आप जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनके लिए अपना जो लॉ वाला एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, आप उसकी भी तैयारी कर लो। ये पॉसिबल नहीं है। आप अगर एक स्ट्रीम में है तो उसी स्ट्रीम के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है आप वो दीजिए, दूसरे स्ट्रीम का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपको अपना सब कुछ देना पड़ेगा। और मैं एक पार्ट में ये भी बताने वाला हूँ की टू क्रैक एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, तो आगे मैं आपको अपनी ये जो सब्जेक्टिव और कॉम्पिटिटिव अप्रोच के बारे में बताता हूँ। मैं आपको ख़त्म लाके की टू क्रैक एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ही करूँगा। थोड़ा सा मैंने इंपॉर्टेंस बता दी। इंपॉर्टेंस जानने के बाद दर्शकों में थोड़ी सी रुचि आई होगी कि हाँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में ये चीज़ें हमें जाननी है। तो मैं आपको बताता हूँ, पढ़ने की 2 अप्रोच होती हैं, सब्जेक्टिव होती हैं, कॉम्पिटिटिव होती है। सब्जेक्टिव अप्रोच मैंने बताया वो मार्क्स वाली होती है, जिसपे आप उसको 4 साल में, मैंने जो उदाहरण दिया उस पर कई अभिभावक ऐसा करते हैं, आपने चलाया 9वीं में इतने लाओ, 10वीं में इतने लाओ, वो एक सब्जेक्टिव अप्रोच होती है। सब्जेक्टिव अप्रोच से मैं बोलता हूँ कि मार्क्स आते हैं। और अच्छा, कई बार ये भी देखने में आता है कि पेरेंट्स बच्चों को फोर्स करते हैं कि नहीं तुम्हें ये एग्जाम ही देना है, इसी को क्रैक करना है। क्या ये ज़रूरी है कि जब आप फोर्स करें स्टूडेंट्स को तभी वो पढ़े, या बच्चा का जो इंटरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग उसे पढ़ना चाहिए, या उसके अकॉर्डिंग उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम चूज करना चाहिए? देखिए, इंटरेस्ट पे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं बोलता हूँ इंटरेस्ट के बेसिस पे फील्ड सिलेक्शन होता है। स्ट्रीम के इंटरेस्ट के बेसिस पे फील्ड सिलेक्शन होता है, इंटरेस्ट के बेसिस पे कभी सब्जेक्ट और स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, किसी को फिल्म इंडस्ट्री साइड ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो अपने 24 घंटे में से ज़्यादा समय वहाँ की एक्टिविटीज़ में देगा, तो पढ़ाई को थोड़ा कम समय दे पाएगा। किसी को स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो अपना दिन का ज़्यादातर समय वहाँ देगा। लेकिन अगर किसी को पढ़ाई में ही, एजुकेशन साइड ही करियर बनाना है, किसी को फिल्म इंडस्ट्री साइड बनाना है, तो इंटरेस्ट उसका वहाँ पे, वो ज़्यादा समय वहाँ देगा। किसी को स्पोर्ट्स में करियर, किसी को एजुकेशन फील्ड में अगर करियर बनाना है, मतलब उसको पढ़ने का शौक है, तो इंटरेस्ट के बेसिस पे आप फील्ड सिलेक्शन करिए कि आपको इस लाइन में जाना है, स्पोर्ट्स वाली लाइन में जाना है या एजुकेशन वाली लाइन में जाना है। अब अगर एजुकेशन वाली लाइन में जा रहा है तो फिर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। करियर हैज टू बी वेरी प्लान्ड। इंटरेस्ट के बेसिस पे मैंने बोला आपने एजुकेशन फील्ड सेलेक्ट कर ली कि हमें इसमें आगे बढ़ना है, लेकिन इंटरेस्ट के बेसिस पे कभी सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं होता। गौर कीजिएगा, मैं इसका रीजन बताता हूँ। इंटरेस्ट के बारे में बड़ी फेमस मैं कहावत बोलता हूँ कि इंटरेस्ट जगाया भी जा सकता है और इंटरेस्ट भगाया भी जा सकता है। आप भी पढ़े होंगे, मैं आपसे पूछता हूँ, कई बार 8वीं में एक सब्जेक्ट हमें बहुत अच्छा लगता है, 9वीं 10वीं में आते आते वो हमें बुरा लगने लगता है, भग गया।
कभी 8वीं में कोई सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन 9वीं 10वीं में आते आते वो अच्छा लगने लगा, मतलब जग गया। तो जगाया भी जा सकता है, भगाया भी जा सकता है। भगवान ना करे आपने 11 में इंटरेस्ट के बेसिस पे सब्जेक्ट ले लिया और 12वीं में वो भग गया, तो कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट आपने ले लिया उसी से पूरी जिंदगी डिसाइड हो जाती है कि आपको कौन सा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना है, कौन सा ग्रेजुएशन कोर्स करना है, कौन सा पीजी करना है, कौन सी जॉब करनी है। आजकल तो शादियां भी सेम फील्ड में ही हो रही हैं, तो पूरी जिंदगी उस सब्जेक्ट सिलेक्शन पे डिपेंड होती है। तो इंटरेस्ट के बेसिस पे आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप फील्ड सिलेक्शन करिए। सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए बहुत प्लानिंग लगती है। जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि लोग, बहुत अच्छा उदाहरण है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, दर्शकों को यहाँ पे बहुत ध्यान देना होगा कि हम लोग अपने बच्चे की करियर की प्लानिंग कैसे करते हैं। हम देखते हैं कि डॉक्टर बहुत कमा रहा है, हम देखते हैं कि इंजीनियर बहुत कमा रहा है, तो जो ज्यादा कमा रहा है हमें वैसा ही बनाना है। मतलब हम कोर्स के पीछे भागते हैं कि यार डॉक्टर मतलब एमबीबीएस कोर्स के पीछे भागो, ये बन जाए, ये कर लेगा तो ये बन जाएगा। इंजीनियर मतलब आईआईटी के पीछे भागो और अगर ये कोर्स कर लेगा तो ये बन जाएगा। तो हम कोर्सेस के पीछे भागते हैं। और हम क्या सोचते हैं कि अच्छा कोर्स अच्छा फ्यूचर, एमबीबीएस मतलब अच्छा कोर्स मतलब अच्छा फ्यूचर, जेई से अपन ने बीटेक कर लिया, आईआईटी से मतलब अच्छा कोर्स मतलब अच्छा फ्यूचर। जबकि मैं आपको बताता हूँ कोर्सेज हैव नो फ्यूचर। कोर्सेज के फ्यूचर नहीं होते। थोड़ा सुनने में आपको अजीब लगेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये कि कोर्सेज के फ्यूचर होते ही नहीं है। तो फ्यूचर किसका होता है? फ्यूचर वो कोर्स करने वाले स्टूडेंट का होता है। और मैं बोलता हूँ स्टूडेंट दो प्रकार का होता है। मैं आपको एक बहुत ही ब्रिलियंट मेहनती स्टूडेंट देता हूँ और एक बहुत ही गधा आलसी स्टूडेंट देता हूं। जो गधा आलसी स्टूडेंट है उसको हम आईआईटी बीटेक में डाल देते हैं। इस समय इंडिया में आईआईटी से बीटेक से अच्छा कोई कोर्स नहीं हो सकता। गधा आलसी बच्चे को हमने बीटेक में एडमिशन करा दिया आईआईटी में, और जो मेहनती बच्चा उसको हमने बीए करा दिया। अभी बीए से कोई मतलब नीचे लेवल का कोई कोर्स नहीं है, तो हमने इसको कोर्स गंदा दिया, हमने इसको कोर्स अच्छा दिया। अब जो गधा आलसी बच्चा है आईआईटी में जाके पढ़ेगा नहीं, फेल होगा, उसकी जो ग्रेड्स हैं वो कम आएंगी, तो आईआईटी उनको बाहर फेंक देगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ कर दिया, ठीक है भाई जो परफॉर्म नहीं कर रहा बाहर फेंको, वो बाहर आ गया। अच्छे कोर्स से वो बच्चा बाहर आ गया, और जो अच्छा बच्चा है वो बीए करके वहीं से प्रोस्पेक्ट छानेगा कि मैं क्या बेटर कर सकता हूं, वो यूपीएससी वगैरह देगा और बहुत सारे आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। तो अब देखिए कि एक अच्छा बच्चा बुरा कोर्स अच्छा फ्यूचर, एक बुरा बच्चा अच्छा कोर्स बुरा फ्यूचर, तो फ्यूचर स्टूडेंट का हुआ है यहाँ पे। तो और ये भी एक मानसिकता वाली बात है। देखिए ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ए काइंड ऑफ मेंटल गेम। हम क्या करते हैं, बच्चों को, जो आपने सवाल पूछा, हम बच्चे को एक कोर्स के पीछे भगाते हैं। हम बच्चे को ये नहीं बोलते कि तू अच्छा स्टूडेंट बन जा, इस पे किसी का ध्यान ही नहीं है। तो जो लाखों लोग नीट के पीछे भाग रहे हैं, जो लाखों लोग जेई के पीछे भाग रहे हैं, वो कोर्स के पीछे भाग रहे हैं। जिस दिन वो अपनी मानसिकता बदल लेंगे कि नहीं हमें अपने आप को अच्छा बनाना है, फिर वो चाहे किसी भी कोर्स में बैठ जाए, वो अच्छा बना के निकल जाए। नारायण जी, मैं आपसे जानकारी लेंगे कि वीक स्टूडेंट्स और इंटेलिजेंट बच्चों को किस तरह से अपने सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक में आपका एक बार फिर स्वागत है आनंद मंत्रों के खास सेगमेंट एड्यू प्लस में। नारायण जी, से पहले हमने बात की थी वीक स्टूडेंट्स और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के बारे में। मैं आपसे जानना चाहूँगी जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरह से उन्हें सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। ठीक है, ये एक विषय अपन ने लिया था इंटेलिजेंट वर्सेस डफर करके, जो मैं थ्योरी बोलता हूँ। इसमें मैं आपको समय के साथ समझाता हूँ। ये उसी विषय से रिलेटेड आपका सवाल है। पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है, तो जैसे ही वो पैदा हुआ है, आपने उसे गोद में लिया, आप उसे देख के बता सकते हैं क्या कि ये इंटेलिजेंट है और ये डफर है? कोई भी नहीं बता सकता कि ये इंटेलिजेंट बच्चा है, ये डफर बच्चा है। मतलब नोबडी इज इंटेलिजेंट एंड नोबडी इज डफर फ्रॉम बर्थ। पहली चीज़ तो अभिभावकों को, दर्शकों को ये जानना ज़रूरी है। बहुत सारे मिथ जो उनके दिमाग में होते हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा यहाँ से, कि नोबडी इज इंटेलिजेंट, नोबडी इज डफर फ्रॉम बर्थ, राइट फ्रॉम बर्थ। कोई भी डफर और कोई भी इंटेलिजेंट नहीं होता। हम ये टैग बच्चे पे कब लगाते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। वो 1 साल का हो जाता है तब भी हम नहीं बोलते, 2 साल का हो जाता है तब भी हम नहीं बोलते। जब वो स्कूल में हम उसको डाल देते हैं और वो कोई परीक्षा देता है, जब उसका कोई रिजल्ट आता है, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन हम अपने दिमाग में एक धारणा बना लेते हैं कि हमारा बच्चा तो खूब इंटेलिजेंट है, या
हम बना लेते हैं हमारा बच्चा तो खूब डफर है, तो जन्म से तो वो डफर और इंटेलिजेंट नहीं हुआ, और वो जो रिजल्ट आया उसमें जो उसकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे सोसाइटी ने टैग दे दिया। पहली चीज तो क्या जो रिजल्ट के बेसिस पे टैग दिया है, मैं बोलूंगा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका रिजल्ट आया उसका पढ़ने का तरीका अच्छा रहा हो और जिसका रिजल्ट बुरा आया है उसका पढ़ने का तरीका खराब रहा हो? तो कोई भी वीक कोई भी स्ट्रांग नहीं होता, सबको सेम ब्रेन, 5 पार्ट्स वाला ब्रेन मिला हुआ है, सबको सेम है, बस एक का पढ़ने का तरीका अच्छा है और एक का पढ़ने का तरीका गलत। नारायण जी, आपने एक मिथ की बात करी थी, एक मिथ चलती है हमारे यहाँ पर इंडिया में कि डॉक्टर का बच्चा है तो वो डॉक्टर ही बनेगा, ये जो डॉक्टर का बच्चा है वही बेहतर कर सकता है, तो ये कहाँ तक सही है और स्टूडेंट्स को अपने अंदर पॉजिटिविटी कैसे लाना चाहिए? देखिए होता क्या है, यही सारा जो कार्यक्रम है जिसमें जानकारी दे रहे हैं, जब अभिभावकों को जानकारी हो जाएगी तो उन्हें पता चल जाएगा ये बनाना है तो कैसे बनाना है। तो होता ही यही है, डॉक्टर्स को जानकारी होती है कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए आप ज्यादातर डॉक्टर्स के बच्चे को डॉक्टर्स ही पाओगे, ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो होंगे उनके बच्चे एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि उन्हें जानकारी है। और यहाँ पे जो नॉर्मल अभिभावक होते हैं उनको जानकारी नहीं है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर उनको अपने बच्चे की किराने की दुकान खोलनी है तो 10 जगह से जानकारी लेके आ जाएंगे, कहाँ खोलनी है, कैसे खोलनी है, कितना लगाना है, कैसे कमाएंगे, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अभिभावकों को नहीं मिल पाती है। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से अपन उन्हें देना चाह रहे हैं, जिस दिन उन्हें जानकारी हो जाएगी वो भी वैसे ही हो जाएंगे कि हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, वो सब पता लग जाएगा। इंटेलिजेंट और डफर वाली बात पे वापस आऊंगा मैं कि देखिए कोई भी जन्म से इंटेलिजेंट और डफर है नहीं, और दूसरी चीज ना इंटेलिजेंसी परमानेंट होती है ना डफरनेस परमानेंट होती है। इस चीज को मैं साबित करता हूँ। हमारे साथ का बच्चा एक 12वीं फेल हो गया था, लेकिन 4 साल बाद वो यूपीएससी क्रैक करके वो आज आईपीएस ऑफिसर है। तो एक जब वो फेल हुआ तब तो वो डफर रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसने यूपीएससी क्रैक कर दिया तो वो इंटेलिजेंट है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज अ मैटर ऑफ पैटर्न ऑफ स्टडी। अगर आपका पढ़ने का तरीका खराब है, जिस दिन आप चेंज कर लोगे उस दिन आप दूसरी कैटेगरी में आ जाओगे। तो सोसाइटी ये जो टैग देती है बहुत गलत देती है। आप अपने बच्चे को डिमोरलाइज कर रहे हो कि भैया तुम डफर हो, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आप इस चीज को समझो कि जिस दिन उसका पढ़ने का तरीका चेंज होगा, क्या आपने ऐसे बच्चे नहीं देखे जो 9वीं 10वीं तक बुरा परफॉर्म करते थे लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म किया? तो कोई इंटेलिजेंट और डफर बचपन से जन्म से है ही नहीं, और वो परमानेंट भी नहीं है, पैटर्न ऑफ स्टडी का खेल है। जी बिल्कुल, पढ़ाई करने के लिए अपना पैटर्न चेंज करना बहुत जरूरी है। नारायण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DNN।